कल पूरा काम ही गलत हो गया। ठीक है, आप लोग को पढ़ाने वीडियो नहीं बना, सिर्फ 9th वाला का बना था। सभी दर्पणों में तुलना और क्या अनुप्रयोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसको कर लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो इसमें यहां तक की वस्तु को क्या कर सकता है, इस रेंज तक की वस्तु को ही देख पाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहां पे ले लेते हैं, ये क्या है, अवतल है कि उत्तल, ये अवतल है, क्या है, अवतल। ये देखो इतना की रेंज की वस्तु को क्या करेगा, है ना। और एक और लेंगे जिसका नाम क्या होगा, क्या नाम है, उत्तल। ठीक है, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए इसका, ठीक है, इतना रेंज तक की वस्तु को क्या करेगा, देख पाएगा। तीनों दर्पण में अगर तुलना कीजिएगा तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र व्यापक है, कौन सा दर्पण बड़े दूर तक के क्षेत्र को देख सकता है, उत्तल। ये कौन सा दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। ये है आपका अवतल दर्पण, क्लियर। और ये है समतल दर्पण, क्या है, समतल दर्पण। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अवतल की उत्तल दर्पण का ना दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका होगा, अवतल का। देख लीजिए सबसे कम किसका है, अवतल का। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, समतल दर्पण इससे कुछ कम है। और सबसे कम में किसका है, सबसे कम में अवतल दर्पण का है। तो यही दृष्टि क्षेत्र के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, सभी दर्पणों का हम उपयोग भी करेंगे, अनुप्रयोग ला सकते हैं, कहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, यूज मतलब। चलिए अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, इसके उपयोग भी लिखे ना जी, इसके उपयोग भी लिखें, क्वेश्चन बना करके आप लोगों को बता देने। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण की क्या परिभाषा ना, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो ना, धंसा हो, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। बोलो ठीक है ना। चित्र हम लोग बना लेते हैं। ये कौन दर्पण है, बोलिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण है, जिसमें ई वाला बिंदु P होगा, ई वाला बिंदु F होगा और इतने की दूरी पे C होगा। ये आपका कौन सा दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। नहीं, अब इसका हम लोग देखेंगे उपयोग, तो लिखेंगे इसका निम्नलिखित क्या है, उपयोग है, निम्नलिखित उपयोग है। पहला,
रोगियों रोगियों के नाक, कान, आंख नहीं, मुंह, गला हो सकता है क्या, इत्यादि में विकृति को पता लगाने में देखिए, मान लो कि हमारे शरीर का वैसा भाग जो डायरेक्ट नहीं विजिबल है ना, अंदरूनी भाग है, तो उसको देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। जैसे कि नाक को देखना है, रोगियों के नाक के अंदर, है ना, कान के अंदर आपको पता चल रहा है, वहां पे प्रकाश भी नहीं जाता है डायरेक्ट। आंख, हालांकि आंख में कुछ हद तक होगा, है ना। मुंह, गला या और अंदरूनी भाग जहां पे डायरेक्ट प्रकाश की किरणें नहीं जा सकता है, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, डॉक्टर साहब अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अवतल दर्पण लगा करके क्या करेंगे, रोगी को क्या करेंगे, रोगी के ललाट पे यहाँ पे क्या बांध देगा, बोलो, अवतल दर्पण। और कहीं प्रकाश से, ऐसे प्रकाश होगा ना, यहाँ से प्रकाश से किरणें इस पे क्या करेंगे, आपतित करेंगे, और आपतित करने के बाद यहाँ से, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरणें कहाँ जाएगा, असली रोगी बांधेगा कि डॉक्टर, डॉक्टर ना, डॉक्टर, क्योंकि रोगी नहीं, रोगी को तो देखना है ना। तो देखिए, डॉक्टर महोदय क्या करेंगे, यहाँ पे बांध लेंगे, ठीक है, दर्पण लगा लेंगे। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगा तो रोगी के अंदरूनी भाग में जाएगा और वहां पर उस भाग को क्या करेगा, प्रकाशित करेगा, क्योंकि प्रकाश का क्या हो रहा है, प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, तो वहां उसका इमेज बहुत बढ़िया से बन जाएगा, मतलब वहां पे क्लीन दिखेगा, और क्लीन दिखेगा तो डॉक्टर वहां पे क्या कर सकता है, उसको जो भी क्या है, जो भी वहां पे विकृतियां है, विकृति जो है, उस विकृति को या जो भी उसको समस्या है, उस समस्या को क्या कर सकता है, आसानी से पता लगा सकता है। नहीं देखते हैं कि डॉक्टर साहब टॉर्च मार करके देखते हैं, नहीं, कान में ऐसे टॉर्च जलाएंगे और देखेंगे कि क्या है इसमें, घाव तो नहीं ना बनल है, मान लो कोई कह रहा है कि मेरा जख्म हो गया है, तो जख्म उसको बोलने से ना होगा, डॉक्टर क्या करेंगे, चेक करेंगे। आप चेक कर रहे हैं तो क्या करेंगे, टॉर्च का सहारा लेंगे, नहीं, देखेंगे कि रियली में जख्म है कि ऐसी है, पता कर रहा है कि नहीं, तो वही बात है। तो याद रखिएगा, रोगियों के नाक, कान, गला, मुंह इत्यादि की जांच में हम किसका प्रयोग, जांच में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में, क्योंकि सौर भट्टियों में क्या किया जाता है, हमें अधिक ऊष्मा की क्या होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जो प्रकाश को एक बिंदु पे क्या कर देता है, अभी सरित कर देता है, याद रखिएगा। तीसरा, सौर कुकर में भी किसका प्रयोग करते हैं, इसी को। चौथा, सौर भट्टी में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होता है, इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करके हम उसको क्या करते हैं, सौर की जो क्या है, सौर ऊर्जा जो है, तो सौर ऊर्जा को वहां पे क्या किया जाता है, संकेंद्रित किया जाता है। सौर कुकर में भी किसका प्रयोग करते हैं, इसी का। और हजामती दर्पण के रूप में, हजामत बनाने में, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं डिटेल में। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में क्यों किया जाता है।
क्यों किया जाता है? ये प्रश्न है जी। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में क्यों किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका आंसर लिख रहे हैं। हजामत बनाने में, हजामत हजामत बनाने में होगा हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ठीक है, इसमें वस्तु को फोकस कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच जब रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का क्या प्रतिबिंब, क्या काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। क्लियर? जिस दर्पण के पीछे बनता ना, जिससे हजामत बनाने में क्या होती है? सहूलियत होती है। है ना? आसानी से क्या करता है? बाल को काट सकता है इनसे। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में क्यों किया जाता है? इसका रीजन है कि वस्तु को कहां पे एडजस्ट करेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में जब एडजस्ट किया जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। नहीं, आसानी से जो बार्बर है, ठाकुर जी हैं, वो बाल को आसानी से क्या कर पाएगा? कट लगा सकता है ना, मतलब उसको विजिबल बहुत बढ़िया से होता है। इसमें देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? एफ है, यहाँ पे क्या है? सी है। वस्तु को यहाँ पे रख दिए इस प्रकार से, है ना जी। और ये है, इसको क्या करेंगे? इसको पीछे की ओर कल्पना किए हैं। क्या किए हैं? कल्पना। तो यहाँ पे क्या बना? इमेज बना है। इसका नाम पी। दर्पण का नाम कौन? दर्पण अवतल दर्पण, है ना। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितना अंक में आवेगा? ये प्रश्न आपको 2 अंक में देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर? बंद हो गया क्या? नहीं ना। हो गया अवतल दर्पण से संबंधित। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण से संबंधित। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि वस्तु का बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा, इसका मतलब आवर्धित बनता है, जिसके कारण बार्बर को, ठाकुर जी को बाल काटने में नहीं आसान होता है ना, आराम से उसको कट लगा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। साल के कुछ महीने में वायुमंडल अवस्था एक समान है जैसे गर्म ठंडा हवा शाम आकाश बादल दिन साफ साफ पूरी आई बादल में टेंपरेचर और गर्मी जो साफ दिखाई देता है। अभी तो मौसम खराब हो रहा था ना, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ दिख रहा होता है। वही जब ठंडा गर्म होगा साफ नहीं। चलिए अब देखेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण क्या है तथा इसके क्या, इसके उपयोग, इसके उपयोग ध्यान दीजिएगा।
वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका कौन सतह, परावर्तक सतह क्या हो, बोलिए, उठी हुई हो, नहीं, उठी हुई हो, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण कहलाता है। बगल में आप चित्र भी देख पा रहे होंगे ना, ये कौन सा दर्पण है, नाम बढ़िया से बोलिए, नाम बढ़िया से, कौन सा दर्पण, इसका नाम पी है। कौन सा दर्पण, बोलिए, उत्तल दर्पण, नहीं, चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, या क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड पे हो, या वाहनों के पक्ष दृश्य, ठीक है, देखने के लिए, देखने के लिए, देखने के लिए उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की वरीयता, वरीयता मतलब प्राथमिकता, प्राथमिकता, प्राथमिकता क्यों दी जाती है, क्यों दी जाती है, ये उसका क्या है, प्रश्न है। कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, कुछ तो वजह होगा ना, आखिर हम उत्तल को ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं। उत्तल दर्पण के स्थान पर हम अवतल दर्पण भी ले सकते थे और साथ में समतल का भी प्रयोग कर सकते थे ना, लेकिन सबसे पहला प्राथमिकता है से किसको दे रहे हैं, उत्तल दर्पण को। तो कुछ ना कुछ इसका वजह होगा ना, क्यों आखिर इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है और उसको ऊपर क्या लिख दें, उसके ऊपर इसका हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ये आपका प्रश्न है, प्रश्न आप लोग देख लीजिए, दो तरीका से पूछ सकता है ना, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है 1 अंक में। इसका आंसर मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है, लिखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के कौन मिरर, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, किया जाता है, क्योंकि किया जाता है क्योंकि इसमें, क्योंकि इसका क्या, दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, नहीं, जिसके कारण ड्राइवर इसी को बोलेंगे चालक के पास, जिसके कारण ड्राइवर या चालक के पास यह दर्पण लगा होता है, ठीक है। यह दर्पण पीछे से आ रही सारी वाहन का प्रतिबिंब कैसा बना रहा है, प्रतिबिंब काल्पनिक, ऐसा काल्पनिक
काल्पनिक ना, काल्पनिक और वस्तु से, बोलिए छोटा कि बड़ा, वस्तु से छोटा नहीं, वस्तु से छोटा और सीधा बनाता है, सीधा बनाता है। इनसे उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, अधिक होता है, जिसके कारण ड्राइवर के पास यह दर्पण लगा होता है। यह दर्पण पीछे से आ रही सारी वाहनों का प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु से छोटा और सीधा बनाता है, जिससे ड्राइवर लिख के क्या लिख देंगे, जिससे चालक को पीछे की समस्त गाड़ी पर क्या होता है, ध्यान होता है और वह अपना विवेक मतलब बुद्धि, अपना विवेक से पीछे की वाहन को आसानी से पास होने का सिग्नल देता है। क्या देता है? सिग्नल प्रदान करता है। ना 2 अंक में है, बहुत संसाधन तो लिखे है ना, एक बार पढ़ सकते हैं और बात को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। क्या समझे? प्रश्न एक बार दोबारा देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? कुछ तो बता होगा ना। क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका, वाहनों के पीछे की दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? कुछ तो रीजन होगा ना जिसके कारण हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे लिखे हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? यहाँ से क्यों? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक या बहुत व्यापक होता है, जिसके कारण ड्राइवर के पास में यह दर्पण लगा होता है नहीं, ड्राइवर के पास में होता है। और ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर पीछे जितने भी गाड़ी आती है ना, सब गाड़ी को यहीं से क्या करता है, पास होने का एक मतलब वहां से उसको एक आइडिया मिलता है कि पीछे कितने गाड़ी हैं। पीछे मतलब ड्राइवर के बगल में जो ऐनक होता है, वो ऐनक में सब पीछे की जितने भी गतिविधियां हो रहा है वो सब ड्राइवर क्या करता है, देखते रहता है। पीछे से कितने गाड़ी आ रही है, किस गाड़ी को पास करना है, किस गाड़ी को अभी रोकना है, नहीं मतलब कब किसको, मान लीजिए कोई क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं इसको, ओवरटेक कर रहा है, नहीं तो उस स्थिति में मान लो कि पीछे से 2 ओवरटेक कर रहा है, उसको आइडिया मिलेगा ना पीछे से कितना है, 2 है, अब पीछे से 1 ही है, तो आराम से थोड़ा सा साइड लेके उसको निकाल देगा। तो कहने का अर्थ है कि यह दर्पण जो लगा होता है, यह दर्पण पीछे से आ रही सारे वाहनों का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, काल्पनिक वस्तु से छोटा और सीधा, जिससे चालक के पीछे की समस्त गाड़ी पर क्या रहता है, ध्यान रहता है, नियंत्रण रहता है, और वह अपना विवेक से पीछे की वाहन को आसानी से क्या करता है, पास होने का सिग्नल प्रदान कर सकता है। मतलब ड्राइवर चाहता है कि हमारी यात्रा क्या हो, हमारी यात्रा शुभ हो, किसी भी प्रकार की कठिनाइयां ना हो। तो सारा काम जो करता है किसको देख करके करता है, क्योंकि ड्राइवर के पास में कितने दर्पण लगा होता है, 3 दर्पण होते हैं। एक पीछे, एक आपका बाएं तरफ में जहां से लोग चढ़ते हैं गाड़ी में, अब एक आपका अंदर में यात्री लोग जो बैठे होते हैं उनके लिए भी एक मिरर का व्यवस्था किया जाता है। और साथ में ड्राइवर के जस्ट बगल में, जो कि बाएं तरफ की दाएं तरफ, बोलो, ड्राइवर का जो क्या होता है, ड्राइवर जहां पे बैठ करके गाड़ी को चलाता है वो बाईं तरफ होता है कि दाईं तरफ? नहीं जी, आप लोग नहीं कर पाए हैं। गाड़ी इस प्रकार से है, गाड़ी इस प्रकार से अगर यहाँ पे है, गाड़ी इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से गाड़ी है तो ड्राइवर कने रहेगा, तो मान लो कि इस प्रकार से इन्हें थोड़ी रहेगा, इधर रहेगा, दाएं तरफ में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहां पे दर्पण, ड्राइवर को 3 गो दर्पण पे नियंत्रण रखना होता है और साथ में उसको आगे भी देखना होता है। इसीलिए अगर दर्पण ना रहेगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना 200% बढ़ जाएगा। बात समझिए ना, वही बात है। तो देखिए इसका क्या है आंसर है, पेपर में ये भी प्रश्न पूछता है।
ये भी कितना अंक में, ये भी आपका 2 अंक में। और ये क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट, क्या बन गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? अभी बैठो, अभी तो टाइम है, ठीक ना, अभी आपका टाइम है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे देखेंगे। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। हो जाएगा बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन। कोई दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में आर कितना है, 32 है। आपको पता होना चाहिए कि, सॉरी 32 नहीं, आर से कितना है, 20 है। अवतल है कि माइनस में होता है, इसीलिए यहाँ से एफ निकालना है। तो आप जानते होंगे कि एफ बराबर क्या होता है, आर का आधा। रट्टा नहीं मारना, आर का आधा, आर आधा एफ, है ना। एफ बराबर क्या, 20 का आधा, चिन्ह माइनस में, है ना। तो कितना, ठीक है, बोलिए। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सा दर्पण में वास्तविक व काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बोलिए, सोच के बताइए। कौन सा दर्पण है जिसमें दोनों प्रतिबिंब बनेगा? इसका एक ही आंसर होगा, जिसका नाम है अवतल। अवतल एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक भी और काल्पनिक भी। ध्यान दीजिएगा, कौन सा दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। इंक डुप्लीकेट दे दिया है, समझे, सिर्फ काल्पनिक बनता है बब्बू, सिर्फ काल्पनिक। तो अवतल में तो दोनों बनता है, इसका मतलब एक समतल होगा और एक समतल या उत्तल, समतल या उत्तल। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्पण में सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब, सिर्फ छोटा, न बड़ा न बराबर, सिर्फ छोटा। एकलौता दर्पण जिसका नाम है उत्तल दर्पण। क्या नाम है? और वस्तु के बराबर कह दे तो, वस्तु के अगर बराबर कह दे, बराबर कहे और काल्पनिक कहे तो समतल, ठीक है। और बराबर कहे और वास्तविक कहे अवतल। बराबर भी, सुनना, बराबर भी और, बोलिए, बराबर और क्या, वास्तविक। तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। नहीं, बराबर और काल्पनिक बोलता, बोलिए, तो कौन दर्पण? बोलो, उत्तल दर्पण। समझे? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? बोलो, कितने नियम? तो 2 नियम। क्लियर? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। अगला प्रश्न है, किरण पुंज कितने हैं? किरण पुंज 3 होते हैं जी, अपसारी, अभिसारी और समानांतर। ना,
प्रकाश के प्रवर्तन के दूसरा नियम से कहा गया है कि I बराबर कौन, F बराबर R/2 कौन दर्पण में लगेगा, बोलिए, अवतल में, अवतल में और साथ में उत्तल में। एक लाइन में क्या बोलेंगे इसको, गोलीय में। नहीं, दर्पण सूत्र कौन है जी, दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/, अवतल दर्पण में आवर्धन माइनस H2/H1 बराबर V बटा, और उत्तल दर्पण में H2/H1 बराबर V बटा, और समतल दर्पण में M बराबर सिर्फ प्लस में कितना, प्लस में 1। क्लियर। अच्छा, M का मान अगर माइनस में है और M का मान प्लस में है तो क्या मतलब, अगर माइनस में है तो वास्तविक और प्लस में है तो काल्पनिक। इतना बात आप लोगों को हजम हो रहा है, बोलिए, समझ में आ रहा है ना। इतना बात बताएं तो ऑब्जेक्टिव है, क्या समझें, इतना आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पे रखें कि उसका प्रतिबिंब फोकस पे बने, अनंत पे। नहीं, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पे रखा गया है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे ना। अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पे रखें कि प्रतिबिंब वास्तविक बने, वस्तु के बराबर बने, सी पर। कहां पे, सी पर ना। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इंक डालिए जी। इंक कंट्रोल से रखे पड़ेगा। एक बड़ा मिला हमको एक बड़ा मिला। एक बड़ा मिला, ठीक है। करेंगे 2 को 7 बजे करेंगे, 7 से 4 अरे वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह उठा हुआ हो अंदर पर दबा हुआ हो अवतल। इंक नहीं है, इंक तो होगा, डुला के देखिए तो है ना। तो उसको अथी, उसका मुंह थोड़ा सुन, क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए। कल इस लेसन का हम लोग क्या देखेंगे, बोलो, पहले रिवीजन, और रिवीजन के बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, उसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर। और उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लियर। तो पहले हम लोग पूरा क्या देखेंगे, रिवीजन देखेंगे शुरू से लेके अंत तक। उसके बाद हम लोग इसका महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे, तब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, और लास्ट में उसके बाद रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे। अब तब हम लोग पढ़ेंगे पुनः क्या, मैथ्स।
ठीक है। तो आप लोगों का काम है कि जो भी आपका लिखाया गया होगा या जो आप उतारे होंगे ना, उसको कम से कम क्या करके आइएगा, रिवाइज करके आना है। ठीक है, शुरू से हम लोग दोबारा इसको क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, या तो बोर्ड के माध्यम से या तो वो लैपटॉप के माध्यम से। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि लैपटॉप के माध्यम से ही बता दें, है ना, क्योंकि इसमें लिख पाना संभव नहीं होता है ना, मतलब लिख पाएंगे लेकिन फिर एक दिन में आपका ये रिवीजन नहीं होगा। उसके लिए समझो कि मटेरियल आपका क्या होनी चाहिए, बना होना चाहिए। नहीं तो हम लोग रिवीजन कर लेंगे। एमसीक्यू भी आप लोग को यहाँ पे 50, 60, 70 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि कितना अंक में आता है, 2 अंक में आता है। अब यहाँ से ई क्वेश्चन जो बनेगा से कितना अंक में बनेगा, ये आपका 5 अंक में बनेगा। क्लियर? तो आज की सेवा यहीं तक रखते हैं। ठीक है, टाइम से आ जाइए, कितना हो गया? आप जाइए, आइए ना 7